Good morning, everyone. I am Mukesh Sharma. Welcome you all. Today, in the process of financial technique, scientific technique of F.W. Taylor, next fourth technique is differential piece wedge system. टेलर ने जो साइंटिफिक टेक्निक के अकॉर्डिंग हर एक कंसेप्ट बताया, अपन ने प्रिंसिपल भी पढ़े लास्ट वीडियो के अंदर, अपन ने कुछ टेक्निक भी पढ़ चुके हैं जिसके अंदर फंक्शनल फॉर्मेंशिप, उसके अंदर अपन लोगों ने सेकेंड में पढ़ा स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, अपन ने वर्क स्टडी पढ़ा। अब नंबर 4 है, वो है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। टेलर क्या कहता है? टेलर का ये कहना है कि अपन लोगों को जो वेजेस सिस्टम डेवलप करना है वो ऐसा सिस्टम डेवलप करे जिसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को बेनिफिट हो। टेलर का ये मानना है कि जो पीस रेट वेजेस सिस्टम है वो बेटर होता है जो टाइम के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलता है उसके कंपैरिजन में। जैसे मान लीजिएगा मॉर्निंग में मैं स्कूल के अंदर आया या कहीं पर मैं फैक्ट्री के अंदर वर्क कर रहा हूँ, मैं मॉर्निंग में आया, इवनिंग 4 o'clock में वापस जा रहा हूँ, लेकिन मैंने किसी भी रीजन से आज कोई प्रोडक्शन नहीं किया, तब भी मेरी पेमेंट, मेरी वेजेस जो होगी वो उतनी ही होगी कि जब नेक्स्ट डे में आता हूँ और मैं जो अपनी एफिशिएंसी के साथ में 100% वर्क करता हूँ और जो 4 यूनिट्स आप एम्प्लॉय बना रहे हैं तो मैं 5 बना रहा हूँ, तब भी पेमेंट उतना ही है। उसे अपन कहते हैं टाइमली बेसिस पेमेंट सिस्टम या टाइम बेसिस पेमेंट सिस्टम। उसमें मॉर्निंग टू इवनिंग टाइम कंसिडर किया जाता है, न कि प्रोडक्शन या उस एम्प्लॉय को देखा जाता है। फेयोल ने भी ये सारी चीज़ बताई थी। टेलर ने जो बताया था, टेलर ने ये बताया कि सिस्टम अपन को इस तरीके से डेवलप करना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग अपन लोग ये देख सके कि पेमेंट का जो मेथड है वो उतना ही हो जितना उसके प्रोडक्शन से कनेक्टिविटी कर सके। टेलर ने ये कहा, ये अपन लोग ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं जब मैंने आप लोगों को इसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया था, जहां आप लोगों को मोशन स्टडी बताई थी, वर्क स्टडी के अकॉर्डिंग बताया था, टाइम स्टडी बताई थी, उसके अकॉर्डिंग भी बताया था। फिर दोबारा देखिएगा कि यदि मान लीजिएगा कि अपन लोगों को एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया, ए, बी, सी और डी, ये 4 एम्प्लॉई है, इन चारों एम्प्लॉई का स्टैंडर्ड अपन लोगों ने डिसाइड किया कि हर एक एम्प्लॉई कितने यूनिट का प्रोडक्शन करेगा। जैसे ए ने जो प्रोडक्शन हर एक का स्टैंडर्ड था वो 10 यूनिट रखा, यानी जो पर्सन 10 यूनिट के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करेगा उसको पर यूनिट 100 रुपीज़ अपन लोग पेमेंट करेंगे। एक यूनिट की वर्कर की जो वेजेस पे करेंगे वो कितनी होगी? 100 रुपीज़। यदि किसी एक एम्प्लॉय ने स्टैंडर्ड से ज़्यादा पेमेंट प्रोडक्शन किया है तो उसको जो स्टैंडर्ड है उससे ज़्यादा पेमेंट मिलेगा, मतलब उसको अपन कहते हैं कि हर एक एम्प्लॉय को हर एक यूनिट के अकॉर्डिंग 120 का पेमेंट किया जाएगा। किसी एक एम्प्लॉय ने स्टैंडर्ड से कम का प्रोडक्शन किया है तो उसको उससे कम में यानी 80 रुपीज़ में प्रोडक्शन जितनी यूनिट बनाई गई है उसके अकॉर्डिंग आप लोग पेमेंट करेंगे। स्टैंडर्ड यूनिट 10 रखी, मान लेते ए ने जो यूनिट बनाई थी वो 10 यूनिट ही बनाई, तो 10 × 100 इसकी जो वेजेस होगी वो कितनी होगी? 1000 रुपीज़ होगी। बी ने एक्चुअल स्टैंडर्ड 10 था सब जगह, मैं एक्चुअल पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ पे, बी ने मान लेता हूँ कि 12 यूनिट का प्रोडक्शन किया, मतलब जो स्टैंडर्ड था वो 10 यूनिट और इसने प्रोडक्शन किया 12 यूनिट का, मतलब ज़्यादा यूनिट का प्रोडक्शन किया है। इसे अपन बोलेंगे जो स्टैंडर्ड है उससे ज़्यादा मेहनत की तो उसे बोलेंगे इफ़िशिएंट एम्प्लॉय। इफ़िशिएंट एम्प्लॉय का जो पेमेंट सिस्टम होगा, जो वेजेस दी जाएगी वो भी उसको ज़्यादा दी जाएगी। इसके अकॉर्डिंग यदि उसने अपन बात करते हैं कि अपन लोगों ने 10 यूनिट का 100 रुपीज़ फिक्स किया था, तो यदि मोर देन 10 यूनिट बनेगा तो 120 रुपीज़ अपन लोगों ने फिक्स कर रखा है, मतलब 12 × 120 इसके अकॉर्डिंग इसकी जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1440 रुपीज़। यदि अपन लोग बात करते हैं सी ने मान लेता हूँ कि 8 यूनिट का प्रोडक्शन किया, स्टैंडर्ड कितना था 10 यूनिट, प्रोडक्शन कितना हुआ उससे? एक्चुअल प्रोडक्शन बना 8 यूनिट, तो यदि स्टैंडर्ड से कम एक्चुअल परफॉर्मेंस रहे तो उसे बोलेंगे इनएफिशिएंट एम्प्लॉई। इनएफिशिएंट एम्प्लॉई का मतलब उसने अपनी एफिशिएंसी के साथ में वर्क नहीं किया और उसका जो पेमेंट सिस्टम होगा उसके अकॉर्डिंग 80 रुपीज़ पर यूनिट बताया। हर एक का इफिशिएंट एम्प्लॉई स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कर रहा है 100, मोर देन स्टैंडर्ड कर रहा है तो 120 और लेस देन स्टैंडर्ड रखा तो 80 रुपीज़ पर यूनिट के अकॉर्डिंग अपन लोगों ने यहाँ पे रखा और इसकी जो वैल्यू बनेगी 640 रुपीज़ इसकी वेजेज होगी।
इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे नंबर 1 बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को होगा कि हर एक एम्प्लॉय ये चाहेगा कि मैं स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वर्क करूं और मुझे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पेमेंट मिले, या जो स्टैंडर्ड पे वर्क कर रहा है वो सोचे कि मैं ज़्यादा स्टैंडर्ड से ज़्यादा वर्क करूं, मतलब इफिशिएंट एम्प्लॉय की कैटेगरी में आने की कोशिश करूं और मुझे 120 के अकॉर्डिंग पेमेंट मिले सारी जो भी यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है। और इनएफिशिएंट एम्प्लॉय है वो ये सोचेगा कि मैंने जो 8 यूनिट बनाई कम से कम 10 यूनिट पे पहुंचूं ताकि मेरा जो पेमेंट है वो 100 रुपीज़ पर यूनिट के अकॉर्डिंग बने। तो इसका मतलब हर एक को बेनिफिट रहेगा, उसी को पीस रेट वेजेस सिस्टम के अकॉर्डिंग टेलर ने एक्सप्लेन किया था। देखिएगा, डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम इट एम्फेसिस ऑन द पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ वेजेस फॉर इफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉय। इफिशिएंट का मतलब जो वर्कर जितना स्टैंडर्ड आप लोगों ने डिसाइड किया था उस स्टैंडर्ड के टारगेट को अचीव करते हुए वर्क कर रहा है, उसे अपन इफिशिएंट एम्प्लॉय की कैटेगरी में लेंगे। और जिसने वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वर्क नहीं किया है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक एम्प्लॉई 10 यूनिट का प्रोडक्शन इजीली कर सकता है, तो वो अपन ने स्टैंडर्ड 10 यूनिट का रखा। अब किसी एक वर्कर ने 8 यूनिट का प्रोडक्शन किया है, मतलब उसने स्टैंडर्ड अपनी 100% एफिशिएंसी का यूज नहीं किया है, और उसकी जो वेजेस सिस्टम होगा या उसको अपन इनएफिशिएंट कैटेगरी में लेंगे, इनएफिशिएंट एम्प्लॉय। दोबारा देखिएगा, इट एम्फेसिस ऑन पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ वेजेस फॉर इफिशिएंट एम्प्लॉय and inefficient employee. The technique of differential wages rate system insists on number 1 paying different rate of wages to efficient and inefficient employee. In this example we take 100 rupees for the standard production, 120 more than standard and 80 rupees per unit inefficient employee जिसने 10 यूनिट का टारगेट कंप्लीट नहीं किया था। ये सिस्टम अपन ने रखा। वही चीज़ रखी, पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ वेजेस, अलग अलग पेमेंट कर रहे हैं, किसको इफिशिएंट एम्प्लॉय को अलग है और इनएफिशिएंट एम्प्लॉय को अलग पेमेंट कर रहे हैं। ये सिस्टम अपन ने यहाँ डेवलप किया। एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू इनएफिशिएंट, एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू एफिशिएंट एम्प्लॉय। एफिशिएंट का मतलब जिसने टारगेट से ज़्यादा वर्क किया है उसको एक्स्ट्रा वेजेस। यहाँ 100 यूनिट 10 यूनिट का रखा, अब जो 10 यूनिट से ज़्यादा बनेगा उसका पेमेंट अपन ने 120 मतलब एक्स्ट्रा 20 रुपीज़ का बेनिफिट उस एम्प्लॉय को अपन ने दिया। तो ये कह रहा है एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू इफिशिएंट एम्प्लॉय विल मोटिवेट देम टू रिमेन इफिशिएंट। उनको ये मोटिवेट करेगा एक्स्ट्रा वेजेस कि मैं हमेशा इफिशिएंट एम्प्लॉय की कैटेगरी में आऊँ और मेरा जो पेमेंट बने वो 120 रुपीज़ पर यूनिट के अकॉर्डिंग ही बने। 10 यूनिट नहीं बन रहा है तो 11 की कोशिश करे, 12 यूनिट नहीं हो रहा है तो 11 पे कोशिश करे। 10 पे रहेगा 100 रुपीज़ पर यूनिट के अकॉर्डिंग पेमेंट होगा, और 11 पे आते ही उसका 120 रुपीज़ पर यूनिट के अकॉर्डिंग पेमेंट होगा, इसलिए उसको मोटिवेट करेगा ये। CM एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू इफिशिएंट एम्प्लॉय विल मोटिवेट इनएफिशिएंट एम्प्लॉय टू कम इन द कैटेगरी ऑफ इफिशिएंट एम्प्लॉय। जब अपन साथ वाले एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा वेजेस पे करते हुए देखेंगे, मुझे 80 रुपीज़ के अकॉर्डिंग मिल रहा है और मेरा जो फ्रेंड है, मेरा जो मित्र है, उसको 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंग पेमेंट मिल रहा है क्योंकि मैंने 9 यूनिट का प्रोडक्शन किया और उसने 10 यूनिट का प्रोडक्शन किया, मतलब 1 यूनिट और मैं बनाता तो मुझे भी सारी यूनिट का प्रोडक्शन किसके अकॉर्डिंग मिलता, इफिशिएंट एम्प्लॉय की कैटेगरी में लिया जाता और वही पेमेंट मिलता। अब 1 यूनिट की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि नेक्स्ट टाइम मैं भी कंप्लीट वर्क करूं और मुझे भी इफिशिएंट एम्प्लॉय की कैटेगरी में लिया जाए और मैं उस कैटेगरी में आऊं, तो उसको मोटिवेशन है। फर्स्ट तो बात की कि 2 रेट सिस्टम करना चाहिए, पेइंग डिफरेंट रेट वेजेस टू इफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉय। Second one is extra wages paid to efficient employee to remain in such category, efficient category में रहें, उसके लिए उनको एक्स्ट्रा मोटिवेशनल पॉइंट है, किसके लिए, जो efficient है उनके लिए। थर्ड है एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू efficient employee विल मोटिवेट इनएफिशिएंट एम्प्लॉई। एफिशिएंट एम्प्लॉय को जो एक्स्ट्रा वेजेज मिलेगी वो इनएफिशिएंट एम्प्लॉय को भी मोटिवेट करेगी कि मुझे भी ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहिए ताकि मैं भी उस कैटेगरी के अंदर आ सकूं, टू कम इन द कैटेगरी ऑफ इफिशिएंट एम्प्लॉय। व्हेन पेमेंट इज गिवन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, ऑटोमेटिकली द प्रोडक्शन विल बी मैक्सिमाइज। इन तीनों के अकॉर्डिंग यदि जितना प्रोडक्शन करेंगे उतना पेमेंट मिलेगा, ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिलेगा, वर्कर्स को मोटिवेशन मिलेगा और वर्कर अपना बेस्ट 100% देने की कोशिश करेंगे और वर्कर ये सोचेंगे कि किस तरीके से अपन लोग एक्स्ट्रा पेमेंट करें, किस तरीके से अपन लोग उसको पेमेंट को अपन लोग देख सकते हैं। ये सारी चीज़ इस कैटेगरी के अंदर अपन लोग इंक्लूड करेंगे। ये अपन लोगों की फर्स्ट जो है पॉइंट है, जो पीस रेट सिस्टम बताया था, पीस रेट वेजेस सिस्टम, उसको अपन लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। सेकेंड
मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन की बात अपन लोगों ने जब प्रिंसिपल की बात की थी तब भी आप लोगों को बताया था। मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब है चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट टूवर्ड्स ईच अदर। मैं एम्प्लॉयर के बारे में, मैं इस मैनेजमेंट के बारे में सोचूं कि मेरा ऐसा कौन सा एक्ट हो जिससे ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट हो सके, जिससे मैनेजमेंट का बेनिफिट हो सके। मैनेजमेंट ये सोचे कि किस तरीके से एम्प्लॉय वर्क करें कि एम्प्लॉय का बेनिफिट हो सके, दोनों एक दूसरे के बेनिफिट के बारे में बात करें। उसी को अपन लोग यहाँ पे मेंटल रिवॉल्यूशन की बात करते हैं। एक दूसरे को समझे, एक दूसरे को ओवरबर्डन नहीं समझे। मान लीजिएगा मैं आ रहा हूँ, आकर बैठ के जा रहा हूँ। पीस रेट वेजेस सिस्टम इसी का एक एग्जाम्पल है। मान लीजिए मैंने कोई वर्क नहीं किया, टाइम के अकॉर्डिंग पेमेंट मिल रहा है, मैं देख रहा हूँ मैं कुछ वर्क नहीं करूँगा तब भी मुझे पेमेंट मिलने वाला है, फिर काम क्यों करूँ। एम्प्लॉय ये सोच रहे हैं कि इनको ज़्यादा वर्क करने के लिए 20 यूनिट 30 यूनिट बनवा ले तब भी अपन को एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं देना पड़ेगा। एम्प्लॉयर के माइंड में ये चल रहा है, तो वो पीस रेट वेजेस सिस्टम के बजाय टाइम पेमेंट सिस्टम अप्लाई कर रहे हैं। तो दोनों में एक दूसरे का माइंड में आइडियाज़ को लेकर क्रेश होंगे और वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव्स है वो कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए अपन लोगों को अपना एटीट्यूड चेंज करना चाहिए। अपन लोगों को मैनेजमेंट को भी रिक्वायरमेंट है एटीट्यूड चेंज करने के लिए और वर्कर्स को भी ऐसा ही करना चाहिए। उसी के बारे में द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन आर चेंज इन मेंटल एटीट्यूड्स ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टूवर्ड्स ईच अदर। एक दूसरे को लेकर मैनेजमेंट वर्कर्स के बारे में सोचे और वर्कर्स मैनेजमेंट का बेनिफिट कैसे किया जा सकता है उसको देखें। तो इन दोनों को एक दूसरे को लेकर अपने एटीट्यूड में चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, एक दूसरे को समझने की रिक्वायरमेंट है। इसके बारे में अपन लोगों को कहा गया। सेकंड है कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट। ये मेंटल रिवॉल्यूशन ये कहता है कि एक दूसरे को सपोर्ट करें, वर्कर सपोर्ट करे मैनेजमेंट को और मैनेजमेंट सपोर्ट करे वर्कर्स को। तो कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट दोनों के बीच में प्रॉपर कोऑपरेशन होने की रिक्वायरमेंट है। रूलिंग आउट फीलिंग ऑफ सस्पिशन और प्रेजुडिस फ्रॉम द माइंड ऑफ वर्कर एंड मैनेजमेंट टू अडॉप्ट सिस्टमेटिक थिंकिंग। यदि अपन लोगों की ऐसा नहीं है फोर्सफुली वर्कर्स को उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए फोर्सफुली इन्वॉल्व किया जाए, ये चाहते हैं कि टोटल जो माइंड में एटीट्यूड है उसी को चेंज करे और एक ऐसा सिस्टम ही डेवलप करे जिसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव थॉट्स निकल के आए। पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट पर्सनल और जनरल इंटरेस्ट दोनों को सेटिस्फाई किया जा सके, ये फेयोल का कहना था। इसी के अकॉर्डिंग इन्होंने मेंटल रिवॉल्यूशन की बात कही। अपन लोगों ने पढ़ा है एफ.डब्ल्यू. टेलर के अकॉर्डिंग टेलर के अकॉर्डिंग ये बात कही हुई थी। एफ.डब्ल्यू. टेलर के अकॉर्डिंग जो अपन लोगों ने डिस्कशन किया, उस डिस्कशन में नंबर फर्स्ट पॉइंट अपन लोगों ने डिस्कशन किया था कि टेलर के जो कंट्रीब्यूशन है उसमें नंबर 1 प्रिंसिपल, साइंटिफिक प्रिंसिपल में 4 प्रिंसिपल के बारे में अपन डिस्कशन किया था। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। सेकेंड अपन ने बात की थी हार्मनी नॉट डिस्कर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म और ट्रेनिंग के बारे में अपन ने डिस्कशन किया था। उसके बाद अपन लोगों ने कहा टेक्निक्स के बारे में, जो साइंटिफिक टेक्निक टेलर ने दी थी उसमें नंबर 1 थी वो है फंक्शनल फॉरमैनशिप, जिसके अंदर डिवीजन ऑफ वर्क की बात की थी। 4 जो फॉरमैन है वो अपन लोगों ने ऑपरेशनल डिपार्टमेंट के अंदर रखा और 4 फॉरमैन को अपन लोगों ने जो ऑपरेशनल और प्लानिंग 2 अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड किया था। उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन की बात की थी, जिसके अंदर अपन लोगों को एक कैटेगरी बनाने की बात की। सिंप्लीफिकेशन में से जो वेरियर्स आते हैं उनको रिमूव करने की बात की। 3rd नंबर पे अपन ने वर्क स्टडी की बात की। वर्क स्टडी में कुछ अदर स्टडी भी पढ़ी थी, जैसे फैटीज स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, इन सब की अपन लोगों ने मेथड स्टडी, इन चारों की अपन लोगों ने यहाँ पे वर्क स्टडी में डिस्कशन किया। और उसके बाद 4th नंबर पे डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम की बात की कि पीस रेट सिस्टम होना चाहिए, जहाँ जैसा प्रोडक्शन हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग उस सिस्टम को डेवलप करें। 1 यूनिट का प्रोडक्शन है तो उसके अकॉर्डिंग अपन लोगों ने 3 रेट डिसाइड की। एक तो स्टैंडर्ड जो रेट है 10 रुपीज़ पर यूनिट। यदि एम्प्लॉई 10 यूनिट का प्रोडक्शन करता है तो उसकी जो पेमेंट होगा वो होगा 100 रुपीज़ पर यूनिट। यदि बिलो 10 है तो उसका पेमेंट होगा 80 रुपीज़ पर यूनिट और मोर देन 10 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है तो उसका पेमेंट होगा 120 रुपीज़ पर यूनिट। ये अपन लोगों ने इनएफिशिएंट एम्प्लॉय की बात की और यहाँ पे अपन ने एफिशिएंट एम्प्लॉय की बात की। इस तरीके से अपन लोगों ने ये डिस्कशन किया था
पीस रेट वेजेस सिस्टम के बारे में। फिर अपन ने डिस्कशन किया कि इसका बेनिफिट क्या होगा पीस रेट वेजेस सिस्टम के अकॉर्डिंग। सबसे पहले तो इफिशिएंट और इनएफिशिएंट एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग वेजेस को डिवाइड करने की बात कही। उसके बाद में जो वर्कर्स इस कैटेगरी के अंदर है इफिशिएंट एम्प्लॉय में, उनको एक्स्ट्रा जो पेमेंट मिलेगा 20 रुपीज़ 100 की कंपेरिजन में बात करें तो ये मोटिवेट करेगा कि वो इसी कैटेगरी में रहे। उसके बाद में जो इन कैटेगरी के अंदर है उनको, इन वर्कर को जब पेमेंट किया जाएगा तो उनको मोटिवेशन मिलेगा कि वो भी इफिशिएंट वर्कर्स की कैटेगरी में आए। और फोर्थ नंबर पे बात की, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा कि सारी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर एक अच्छा प्रोडक्शन कर पाए और अच्छी रेट से ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो। इसके बारे में अपन ने डिस्कशन किया। नेक्स्ट अपन ने डिस्कशन किया मेंटल रिवोल्यूशन। मेंटल रिवोल्यूशन में मैंने बताया कि हर एक मैनेजमेंट का जो आइडियाज़ बने वो वर्कर्स को देखकर बने, वर्कर्स के बेनिफिट के लिए हो। वर्कर्स का जो वर्क है, जो एग्जीक्यूशन होता है वर्क का, वो इसलिए होगी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करे। ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करेगी तो वर्कर और मैनेजर दोनों को बेनिफिट होगा। इसलिए इसके बारे में अपन लोगों ने डिस्कशन किया मेंटल रिवोल्यूशन में। मेंटल रिवोल्यूशन में फर्स्ट पॉइंट था चेंज इन मेंटल एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स टूवर्ड्स मैनेजमेंट टूवर्ड्स ईच अदर। एक दूसरे को समझे, एक दूसरे को कोऑपरेशन की रिक्वायरमेंट की बात की थी। और उसके बाद अपन लोगों ने कहा कि टोटल ऐसा सिस्टम डेवलप करें जिसके अकॉर्डिंग अपन लोगों को बेनिफिट हो सके। ये यहाँ पर अपनी साइंटिफिक टेक्निक्स कंप्लीट हुई। साइंटिफिक टेक्निक कंप्लीट करने के बाद में अब अपन बात करें कि साइंटिफिक टेक्निक है उनके इम्पोर्टेंस, उसके अपन लोगों को क्या क्या बेनिफिट्स हुए, क्या क्या अपन लोगों को एडवांटेज रही। एडवांटेज के अकॉर्डिंग अपन बात करते तो नंबर 1 है इम्प्रूव इफिशिएंसी ऑफ बिजनेस थ्रू सिंप्लीफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन। ये वर्कर्स की इफिशिएंसी इम्प्रूव करना, सिंप्लीफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन। इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बताया कि अपन वर्क को इफिशिएंट करें, इंडस्ट्री को इफिशिएंट किए। इफिशिएंट इंडस्ट्री कब होगी? जब वर्कर इफिशिएंट होंगे। और वर्कर इफिशिएंट कब होंगे? जब उनको प्रॉपर वर्क को सिस्टमेटिक तरीके से अपन लोग डिवाइड करेंगे तब होगा। तो वर्कर्स को सिस्टमेटिक तरीके से डिवाइड करने के लिए पहले वर्क सिंप्लीफाई होना चाहिए और एक प्रॉपर स्टैंडर्ड डिसाइड होना चाहिए वर्कर्स का भी कि अपन लोगों को कैसे वर्क करना है। एक ही वर्क को बार बार में करने से फेयोल ने बताया था कि स्पेशलाइजेशन आता है। टेलर ने भी ये चीज़ कही। टेलर ने उसमें अपना फंक्शनल फॉर्मेंसिव वर्ड इंक्लूड किया। फेयोल ने डिवीजन ऑफ वर्क की बात की, वर्क एक ही था। उसने कैटेगरी भी बताई कि कौन कौन सी कैटेगरी होनी चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली ही वर्क में एफिशिएंसी आएगी। जो प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर रूट क्लर्क है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क है, वो जब वो रूटीन में वही वर्क कर रहे हैं कंटिन्यू, तो उन्हें पता रहेगा वो उस वर्क के अंदर फोकस करेंगे और एक प्रॉपर लेवल पे वर्क कर पाएंगे। ये चीज़ अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया। सेकेंड है हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय एलिमिनेटिंग ऑल टाइप ऑफ वेस्टेज। एक साइंटिफिक स्टडी करके अपन क्या कर सकते हैं? कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, कॉस्ट को कम कर सकते हैं। कॉस्ट को कम करने के लिए प्रोडक्शन एलिमिनेट ऑल टाइप ऑफ वेस्टेज। जो अपने वर्क की प्रोसेस है, अपना वर्क का जो सिस्टम उसमें वेस्टेज होता है, उन सिस्टम को अपन क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं, उन सिस्टम को अपन लोग हटा सकते हैं। तो जो अपने वेस्टेज है उनको रिमूव करने की बात इसमें कही गई। हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय एलिमिनेटिंग ऑल टाइप ऑफ वेस्टेज। जैसे वेस्टेज के अकॉर्डिंग मैंने बताया था, मोशन स्टडी की बात की, जहाँ पे अपन लोग देखते हैं प्रोडक्टिव मूवमेंट और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को कैसे रिमूव करेंगे, ये साइंटिफिक टेक्निक बताती है कि कैसे कैसे अपन अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने वर्क को अच्छे से कर सकते हैं। सी नंबर पे, ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस फर्म इज अनेबल टू कैप्चर ए बिगर शेयर इन द मार्केट। प्राइस डिक्रीज कब होगी? जब कॉस्ट कम होगी, और कॉस्ट कम होगी तो अपन कंपटीशन मार्केट के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। अपने मार्केट में एक लंबे समय पर अपन मार्केट के शेयर को कैप्चर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ पॉसिबल है। यदि ये चीज़ होगी तभी अपन ये कर पाएंगे। तो ड्यू टू डिक्रीज इन द प्राइस फर्म इज अनेबल टू कैप्चर ए बिग शेयर इन द मार्केट। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन ब्रिंग्स वर्कर एंड मैनेजमेंट क्लोजर। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी और कोऑपरेशन होगा तो वर्कर्स को क्या है कि एक दूसरे को कोऑपरेट कर सकते हैं और अपना बेस्ट दे सकता है। ऑर्गेनाइजेशन का बेस्ट कैसे हो सकता है उसके बारे में सोचा जा सकता है, उसके बारे में डिस्कशन किया। मोर ट्रेनिंग टू इम्प्रूव द स्किल ऑफ वर्कर्स। ट्रेनिंग सिस्टम, फ्यूल का जो फोर्थ प्रिंसिपल था उसके अंदर ट्रेनिंग की बात की, तो वो अपन एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग देकर उनको वर्कशॉप अरेंज करवाएंगे।
जो करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो चेंजेस आ रहे हैं उनसे अवेयर करवाएंगे। धीरे धीरे वर्कर्स की एफिशिएंसी इंप्रूव होगी और ओवरऑल बेनिफिट होगा। इस पॉइंट के बाद में आप लोगों की बुक के अकॉर्डिंग जो पॉइंट दिया हुआ है वो डिफरेंस रिलेटेड दिए हुए हैं। डिफरेंस आप लोगों को मैंने फ्यूल के बारे में पढ़ाया है और टेलर के बारे में पढ़ाया है। डिफरेंस के आप लोगों को नोट्स मिलेंगे, आप लोग देखिएगा उनको। फिर भी कोई डाउट रहे तो आप लोग उसमें डाउट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। और यहाँ तक कि अपन बात करते हैं तो साइंटिफिक टेक्निक भी कंप्लीट हुई और अपना ये सेकंड चैप्टर है वो भी मेन अपन कह सकते हैं कंप्लीट हो चुका अपना लोगों का, जिसमें सिर्फ डिफरेंट वाली जो डिफरेंसेस दिए हुए उसकी बात करेंगे। तो वो अपन लोग नेक्स्ट नोट्स में और आप लोगों का असाइनमेंट में ज़रूर मिलेगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।